नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड, एक बिजनेस न्यूज़पेपर के कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स और उसे डिकोड करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। स्टॉक मार्केट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बैंक वर्सेज IT। बैंकिंग सेक्टर वर्सेज IT सेक्टर की यहाँ बात हो रही है। फंड मैनेजर्स फेस अ हॉब्सन्स चॉइस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे ये टाइटल काफ़ी लोगों को, लेकिन हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे। टाइटल कह रहा है फंड मैनेजर्स फेस कर रहे हैं हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दो हैं, लेकिन आप एक ही चूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है। तो ऐसा सिचुएशन फंड मैनेजर्स के साथ हो गया। फंड मैनेजर्स कौन? जैसे कि जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। आप SIPs करते होंगे तो उस पैसे को जो मैनेज करता है, जो डिसाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो फंड मैनेजर्स होते हैं। तो इसी तरीके से चूजिंग बिटवीन बैंक्स एंड IT स्टॉक्स, ये सबसे टफेस्ट चॉइस हो सकता है इस वक्त किसी भी डोमेस्टिक फंड मैनेजर के लिए। और सबसे डिफिकल्ट चॉइस इस वक्त एग्जिस्टिंग यही चल रही है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेक्टर अच्छा जनरेट करते हैं, रेवेन्यू आप कह सकते हैं, या फिर वेटेज। इनका बेंचमार्क इंडेक्स जो है हमारा, जिसे हम कहते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स, अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा वजन इन दो सेक्टर्स का है, IT और बैंक। अगर ये दोनों ऊपर होते हैं तो पूरा इंडेक्स ऊपर हो जाता है, ये नीचे होता है तो पूरा इंडेक्स क्रैश कर जाता है। लेकिन अब पेचीदा मामला यहाँ पर यह है कि ये दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जो दो सबसे बड़े सेक्टर्स हैं निफ्टी के, बैंक और IT, अगर बैंक बड़ा है तो IT नीचे चला जाता है, और IT अगर ऊपर जा रहा है तो बैंक नीचे चला जाता है। और ऐसा क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर सुनिएगा आगे ध्यान से कि दोनों की रिलेशनशिप ऐसे क्यों होगी। 70% टाइम ये ऑपोजिट जा रहे हैं। अगर आप पुट टुगेदर करें इनके फाइनेंशियल्स तो IT जो है इस वक्त मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडिया, इसमें 40% IT अकाउंट करता है, ठीक है, और 50% निफ्टी का। और जो एनालिसिस किया है बिजनेस स्टैंडर्ड ने निफ्टी IT का, अगर आप देखो निफ्टी बैंक का 2010 से, तो ये दिखाता है कि जो दोनों इंडिसेस हैं ये जनरली ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं 2010 से, ठीक है। निफ्टी से कंपेयर करें तो अगर 3 या 6 मंथ बेसिस पे अगर आप रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो IT इंडेक्स और बैंकिंग इंडेक्स ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। 3 और 6 महीने में भी 76% और 70% टाइम, ये टाइम की बात हो रही है। तो 10 में से 7 बार या 7.5 बार ऐसा हो रहा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। लॉन्गर पीरियड्स में भी ऐसा ही हो रहा है। और ये कहा है, ये ऑब्जर्व किया है जेफरीज इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट महेश जी ने, और अभिनव सिन्हा जी है यहाँ पर, और भी एनालिस्ट हैं जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया। तो अगर आपको राइट पैक अगर आप चूज कर पाते हैं राइट टाइम पे, तभी ही आप मार्केट बीट कर पाएंगे, नहीं तो आप मार्केट बीट नहीं कर पाएंगे। और फंड मैनेजर्स जो ऑपरेट करते हैं लार्ज कैप इक्विटी पोर्टफोलियोज में, लार्ज कैप कौन से स्टॉक्स होते हैं जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, लार्ज कैपिटलाइजेशन वाले, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप देखेंगे ये कह रहा है कि फंडामेंटल रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि बैंक तब आउट परफॉर्म करते हैं जब मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब इंटरेस्ट रेट्स, एक्सपोर्ट्स, GDP का डेटा, हमारा GDP डेटा, इन्फ्लेशन, उसके बाद PMIs, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, ये सारे डेटा बढ़िया आ रहे हैं, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं। जब ये स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है, रुपया स्ट्रांग होता है, तो बैंक बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन IT कब आउट परफॉर्म करता है? जब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या फिर रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो यहाँ पर IT आउट परफॉर्म कर जाता है और बैंक्स अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। तो दोनों का जो बिजनेस मॉडल है बैंक और IT का, आप कह सकते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। IT डिपेंड करती है आउटसाइड जो बिजनेस है इंडिया के, उसके जैसे कि US, यूरोप। और जो फाइनेंस कंपनीज है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये डोमेस्टिक इकोनॉमी से ज़्यादा टाइड अप है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों का। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, कोई म्यूचुअल फंड भी चूज़ कर रहे हैं, कि किस तरीके का मिक्स होता है उनके पोर्टफोलियो में। IT सेक्टर वाइज क्या मिक्स होता है, इस तरीके से कंपनी वाइज क्या मिक्स होता है। तो ये एक रीज़न इन्होंने बताया और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है।
आते हैं अगले आर्टिकल पर। ये कह रहा है कि देयर इज मोर ट्रबल कमिंग फॉर रीजनल यूएस बैंक्स। कह रहा है कि जो यूएस में बैंक्स हैं इनकी मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। क्यों? अभी आपने देखा होगा सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये सारे अभी बैंकरप्ट हुए हैं और काफ़ी तहलका मच गया था यूएस की इकोनॉमी में, क्योंकि वो डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि लेमन ब्रदर्स जैसा क्राइसिस दोबारा हो जाए। तो स्टॉक मार्केट इज ग्रोइंग मोर सैंग्विन अबाउट यूएस रीजनल बैंक्स। सैंग्विन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव हो रखा है। यूएस का स्टॉक मार्केट सैंग्विन हुआ है, मतलब पॉजिटिव हो रखा है यूएस रीजनल बैंक्स के लिए। लेकिन जो लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, अभी भी सीरियस प्रेशर फेस कर रहे हैं। आप ये देखेंगे, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि यहाँ पर जितने भी फंड मैनेजर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉशियस रहना चाहिए इसको लेके, क्योंकि इनकी तकलीफें अभी ख़त्म नहीं हुई। जो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ इनवेरिएबली कमिंग, ये सोरोस फंड मैनेजमेंट के सीईओ ने कहा है। देखते हैं इन्होंने आगे क्या कहा। उन्होंने कहा है कि जो दिख रहा है प्रॉब्लम उससे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आइसबर्ग होता है, आप उसकी टिप को देखते हैं, आपको लगता है छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा है, लेकिन ये पानी के अंदर बहुत डीप होता है। इसी तरीके से ये इशू भी ऐसी ही है। यहाँ पे एक और सोर्स ने कहा कि ट्रबल जो है इंडस्ट्री की वो है कमर्शियल रियल एस्टेट। कमर्शियल रियल एस्टेट क्या होता है? जैसे कि आप ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये ऑफिसेज की बिल्डिंग्स देख रहे हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट में आता है। और ये ऐसा है कि जहाँ पर स्मॉल और रीजनल बैंक जो हैं इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जैसे ही वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो इन ऑफिसेज की वैल्यू कम होने लग गई, डिमांड कम होने लग गई, है कि नहीं? ऑफिस स्पेस कंपनीज कम लेंगी अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो इसी तरीके से दिक्कत यह है कि इनकी वैल्यू भी डिप्रिशिएट होने लगी और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए, तो इनको खरीदना भी और ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो दोनों चीज़ें जो है वो आप कह सकते हैं नेगेटिव हो गई। तो और ये जो बैंक्स है छोटे छोटे, इनका एक्सपोजर कमर्शियल रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि एक एवरेज अगर आप देखें कि FDIC यूएस में है, ये फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी गाइडलाइंस बनाई गई थी 2006 में। तो उन्होंने कहा था कि जो बैंक्स हैं उनका एक्सपोजर एक ही जगह पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे कि एवरेज बैंक कह सकते हैं कि 100% में से मान लीजिए सिर्फ 10% ही है इसका एक्सपोजर होना चाहिए कमर्शियल रियल एस्टेट में। तो कई सारे बैंक हैं, 700 बैंक ऐसे हैं जो एक्सीड कर चुके हैं और ज़्यादा डाल चुके हैं अपना एक्सपोजर वहाँ पर। तो ये इसकी वजह से बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जब प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है तो इंटरेस्ट तो आप चुका रहे हो, जो पहले 1% था वो हो चुका है 6%, 5 गुना आपका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया है इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारी इंसॉल्वेंसी इश्यूज आ सकती हैं और लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यूएस के बैंक्स के साथ। और अगर ये यूएस में आती है तो इसका एक चेन रिएक्शन होगा पूरी दुनिया में भी। तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ कॉन्टिजेंसीज है, राइट। लेकिन आप ज़रूर ध्यान रखें और अपडेटेड रहें इस तरीके की न्यूज़ पर, क्योंकि जब ऐसे न्यूज़ आते हैं तो इंडिया में कोई क्लैरिटी नहीं होती, मार्केट पहले क्रैश हो जाता है, उसके बाद लोग सोचकर और पता करके ये डिराइव करते हैं कि ये इस रीज़न से हुआ। तो ज़रूर इस चीज़ पर फोकस करते रहें और आगे भी हम इसे कवर करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।